हाय गाइस, इस लेक्चर में हम पर यूनिट सिस्टम पे न्यूमेरिकल करेंगे और न्यूमेरिकल की हेल्प से कैसे रिएक्टेंस डायग्राम बनाना है उसको समझेंगे। अगर आपने इस टॉपिक पे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो वीडियो सेक्शन में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में कुछ बेसिक्स डिस्कस किए थे, उसको मैं यहाँ पे रिवाइज करा दे रहा हूँ। जैसे कि मैंने बताया था कि जो पर यूनिट इम्पीडेंस होता है वो होता है जेड एक्चुअल अपॉन जेड बेस, जहाँ पे जेड बेस की वैल्यू होती है वी बी स्क्वायर अपॉन एस बी। तो यहाँ से जो पर यूनिट वैल्यू आया था वो आया था जेड एक्चुअल डिवाइडेड बाई वी बी स्क्वायर इंटू एस बी आया था। तो पहला फार्मूला मैंने ये पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था चेंज ऑफ बेस। चेंज ऑफ बेस क्या होता है? जैसे कि अगर हमको कोई भी न्यू बेस पे पर यूनिट इम्पीडेंस फाइंड आउट करना हो तो उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो जेड पर यूनिट ओल्ड इंटू वी ओल्ड अपॉन वी न्यू का होल स्क्वायर इंटू एस न्यू अपॉन एस ओल्ड। तो इस तरह से अगर किसी न्यू बेस पे हमको पर यूनिट इम्पीडेंस चाहिए तो इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। और इसका डिटेल्ड कैसे ये आता है मैंने प्रीवियस लेक्चर में डील किया है, तो आप वीडियो सेक्शन में जाकर के देख सकते हैं। थर्ड में मैंने डील किया था कि अगर हमारा सपोज करिए स्टार टाइप का सिस्टम है, थ्री फेज सिस्टम स्टार टाइप लोड हो, तो उसका पर यूनिट इम्पीडेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगर सपोज करिए इसका पर फेज जो इम्पीडेंस है अगर जेड ए है, तो कैसे हम इसका पर यूनिट इम्पीडेंस फाइंड आउट करेंगे? तो देखिए जेड पर यूनिट इन केस ऑफ स्टार जो होगा जेड एक्चुअल अपॉन जेड बेस होगा। और देखिए जो जेड बेस होता है इन केस ऑफ स्टार वो होता है वी एल बी बाई रूट 3 का होल स्क्वायर अपॉन एस बी थ्री फेज डिवाइडेड बाई 3। तो ये आ जाता है वी एल बी होल स्क्वायर अपॉन एस बी थ्री फेज। तो यही वैल्यू हम क्या करेंगे यहाँ पे पुट कर देंगे। तो जेड पर यूनिट इन केस ऑफ स्टार जो हो जाता है जेड एक्चुअल डिवाइडेड बाई वी एल बी स्क्वायर इंटू एस बी थ्री फेज। तो ये हो गया अगर हमारा सिस्टम क्या है, स्टार कनेक्टेड सिस्टम है। तो अगर स्टार कनेक्टेड सिस्टम है तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे। चौथा केस था अगर हमारा सिस्टम डेल्टा कनेक्टेड हो। अगर डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम है और जो पर फेज इम्पीडेंस है सपोज करिए जेड बी है, तो हम जेड पर यूनिट इम्पीडेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे इन केस ऑफ डेल्टा? तो वो होगा जेड एक्चुअल अपॉन जेड बेस, जहाँ पे अब जेड बेस कैसे निकालेंगे इन केस ऑफ डेल्टा? तो ये हो जाएगा वी एल बी का स्क्वायर, क्योंकि जो लाइन वोल्टेज होगा वो फेज वोल्टेज के बराबर होगा। तो वी एल बी का स्क्वायर अपॉन एस बी थ्री फेज डिवाइड बाई 3। तो ये 3 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा वी एल बी का स्क्वायर अपॉन एस बी थ्री फेज। तो ये सब ऑलरेडी मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है, बस एक बार रिविजन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो ये जेड एक्चुअल इंटू एस बी थ्री फेज डिवाइडेड बाई थ्री वी एल बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये डेल्टा के केस में आपका फार्मूला हो गया। तो इतना मैंने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस किया था, ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, कुछ इस तरह के न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। तो इन सब इस टाइप के न्यूमेरिकल को करने के लिए कुछ बेसिक्स को समझने की ज़रूरत है। पहले मैं उन बेसिक्स को डिस्कस करता हूँ, तब जाकर के हम इन न्यूमेरिकल्स पे आएँगे, ठीक है। तो सपोज़ करिए मैं पहला केस ले रहा हूँ कि एक सपोज़ करिए हमारे पास एक थ्री फेज ट्रांसफार्मर है। सपोज़ करिए हमारे पास एक थ्री फेज ट्रांसफार्मर है, ठीक है। और जो ये थ्री फेज ट्रांसफार्मर है इसके जो बोथ साइड हैं वो स्टार में कनेक्टेड हैं। अगर सपोज करिए इस साइड का जो लाइन वोल्टेज है वो VL1 है और इस साइड का जो लाइन वोल्टेज VL2 है, और सपोज करिए कि ये गिवन है, इट इज गिवन दैट कि इस साइड का जो बेस वोल्टेज दिया है लाइन टू लाइन बेस वोल्टेज वो VLB है। तो इस साइड का जो है न्यू बेस वोल्टेज
न्यू बेस वोल्टेज क्या होगा, ये हमको अगर फाइंड आउट करना है तो कैसे हम डायरेक्टली फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसका कैसे ये बेसिक बेसिक तरीके से ये कैसे आता है उसको समझाऊँगा, और इसका एक फाइनल कंक्लूजन में ये निकालेंगे कि डायरेक्टली हम कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे। ठीक है? तो पहले हम बेसिक तरीके से इसको समझते हैं। तो पहले इस ट्रांसफार्मर का हम क्या निकालेंगे, टर्न्स रेशियो, और हमको पता है कि जो टर्न्स रेशियो होता है हमेशा फेज वोल्टेज रेशियो होता है। तो अगर इस साइड का लाइन वोल्टेज VL1 है तो स्टार के लिए फेज वोल्टेज कितना हो जाएगा, VL1 बाई रूट 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई सिमिलरली ये भी स्टार में है तो इसका फेज वोल्टेज कितना हो जाएगा, VL2 बाई रूट 3। तो इस तरह से यहाँ पे टर्न्स रेशियो क्या आ गया, VL1 बाई VL2 आ गया। ठीक है, VL1 बाई VL2। अगेन हम क्या करेंगे, अब देखिए ये लाइन टू लाइन वोल्टेज है तो इसका फेज वोल्टेज कितना हो जाएगा, VLB बाई रूट 3, और हमको फाइंड आउट क्या करना, VLB न्यू, तो इसका फेज वोल्टेज कितना हो जाएगा, VLB न्यू डिवाइड बाई रूट 3। तो ये रूट 3 से ये रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए तो VLB न्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये जो VLB गिवन है इनटू VL2 बाई VL1 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, बेसिक तरीके से हम ये फाइंड आउट करेंगे, एक फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचेंगे, बट एक दो केस देख लेते हैं सो दैट आपको समझ में आए कि वो हमने डायरेक्टली कैसे इसको लिखना है वो समझ में आ जाएगा। सपोज करिए केस टू में, सपोज करिए केस टू में मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक और थ्री फेज ट्रांसफार्मर ले रहा हूँ, एक और थ्री फेज ट्रांसफार्मर ले रहा हूँ, और सपोज करिए कि ये साइड स्टार में कनेक्टेड है और ये साइड डेल्टा में कनेक्टेड है। ठीक है, इस साइड का जो लाइन वोल्टेज अगेन VL1 है और इस साइड का जो लाइन वोल्टेज है अगेन VL2 है, और सपोज करिए कि इस साइड का जो बेस वोल्टेज गिवन है वो लाइन टू लाइन VLV दिया है, और इस साइड का हमको, ये स्टार साइड है, ठीक है, और ये हमको न्यू बेस वोल्टेज फाइंड आउट करना है ऑन डेल्टा साइड। ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले अगेन हम क्या करेंगे, इसका टर्न्स रेशियो फाइंड आउट करेंगे। तो ये स्टार में है तो इसका फेज वोल्टेज रेशियो क्या हो जाएगा, VL1 बाई रूट 3 बाई, ये डेल्टा साइड का फेज वोल्टेज क्या होगा, तो लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, VL2 हो जाएगा। तो यहाँ से टर्न्स रेशियो कितना आ जाएगा, VL1 बाई रूट 3 इंटू VL2। और सिमिलरली हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ से ए बराबर हमारा क्या आ गया, VL1 बाई रूट 3 इंटू VL2 आ गया। तो हम इसको इक्वेट कर सकते हैं। अब देखिए इसका फेज वोल्टेज कितना हो जाएगा, VLB स्टार जो कि गिवन है डिवाइड बाई रूट 3 अपान VLB ऑन डेल्टा साइड। ठीक है, तो यहाँ से VLB ऑन डेल्टा साइड हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए ये रूट 3 से ये रूट 3 कैंसिल होगा, ये रूट 3 से ये रूट 3 क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल होगा। तो यहाँ से आपका VLB ऑन डेल्टा साइड कितना हो जाएगा, VLB ऑन स्टार साइड इंटू VL2 बाई VL1 आ जाएगा। तो अगेन आप यहाँ पे देखिए, तो जो फार्मूला बन रहा है बोथ केस में देखिए तो मतलब जिस साइड का हमको टर्न्स रेशियो फाइंड आउट करना है, यहाँ पे देखिए तो उस साइड का लाइन वोल्टेज ले लेना है। देखिए उस साइड का लाइन वोल्ट इस साइड का हमको फाइंड आउट करना था, तो उस साइड का लाइन वोल्टेज डिवाइडेड बाय अदर साइड का लाइन वोल्टेज, और उस साइड का जो बेस वोल्टेज गिवन है उसको लिख लेना है। तो इसका मतलब हम इसमें भी देखिए तो सेम रिजल्ट उसी तरह से आया है। इस साइड का हमको फाइंड आउट करना था VLB न्यू, तो उस साइड का लाइन वोल्टेज डिवाइडेड बाय अदर साइड का लाइन वोल्टेज इनटू उस साइड का बेस वोल्टेज। तो इस पे एक हम फाइनल कंक्लूजन पे क्या पहुंचेंगे उसको देख लेते हैं। देखिए इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई भी थ्री फेज ट्रांसफार्मर है, अगर कोई भी थ्री फेज ट्रांसफार्मर है, वेदर वो स्टार स्टार कनेक्शन हो, चाहे वो डेल्टा डेल्टा कनेक्शन हो, चाहे वो स्टार डेल्टा कनेक्शन हो, चाहे वो डेल्टा स्टार कनेक्शन हो, किसी तरह का कनेक्शन हो, अगर इस साइड का लाइन वोल्टेज VL1 है और इस साइड का जो लाइन वोल्टेज VL2 है, और इस साइड का अगर बेस वोल्टेज VLB दिया है, तो इस साइड का जो न्यू बेस वोल्टेज अगर हमको फाइंड आउट करना है, तो
इसके लिए हम क्या करेंगे, जिस साइड का हमें फाइंड आउट करना है उस साइड का लाइन वोल्टेज डिवाइडेड बाय अदर साइड का लाइन वोल्टेज इनटू जो गिवन बेस वोल्टेज है अदर साइड का, उसका यहाँ पे मल्टीप्लाई करा देना है। बस ये वाला फार्मूला आपको यूज करना है, ठीक है, बस ये वाला फार्मूला आपको यूज करना है। तो इस तरह तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी कनेक्शन हो हमको ये ध्यान नहीं देना है, बस हमको ये ध्यान रखना है इसमें कि लाइन टू लाइन वोल्टेज को लेना है, ना कि हमें फेज वोल्टेज लेना है, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन करते हैं, अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे क्या कह रहा है कि ए 100 MVA 33 kV थ्री फेज जनरेटर है जिस सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस ऑफ 15%। तो ये जनरेटर है, इसका सब 100 MVA 33 kV और 15% सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस है एक्स डबल डैश। इसका पर यूनिट रिएक्टेंस कितना हो जाएगा, 0.15 पर यूनिट हो जाएगा। द जनरेटर इज कनेक्टेड टू मोटर्स थ्रू ट्रांसमिशन लाइन एंड ट्रांसफार्मर एज सोन इन फिगर। तो यहाँ पे देखिए ये जो मोटर है, मान लीजिए ये मोटर M1 है, ये M2 है और ये मोटर M3 है। जो ये जनरेटर है, क्वेश्चन में कह रहा है कि जो जनरेटर है वो मोटर से कनेक्टेड है थ्रू ट्रांसफार्मर। सपोज करिए ट्रांसफार्मर T1 T2 है और ये ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू कनेक्टेड है। अब क्या कर रहा है कि द मोटर हैज द रेटेड इनपुट ऑफ 30 MVA 20 MVA एंड 50 MVA। तो मोटर की रेटिंग दी है, इसकी दी है 30 MVA, इसकी दी है 20 MVA और इसकी रेटिंग दी है 50 MVA, ठीक है, 50 MVA दी है एट 30 kV, एट 30 kV विथ सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस 20%। मतलब ये जो तीनों मोटर्स है वो 30 kV पे इनकी ऑपरेट कर रहे हैं, ऐसा इनकी रेटिंग दी है। 30 kV पे इनकी रेटेड वोल्टेज दिया है 30 kV तीनों का, और सबका सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस कितना दिया है, 0.2 पर यूनिट, इसका भी 0.2 पर यूनिट और यहाँ पे भी इसका सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस 0.2 पर यूनिट दिया है क्वेश्चन में। अब कह रहा है कि द थ्री फेज ट्रांसफार्मर आर रेटेड एट 110 MVA 32 kV बाई 110 kV। तो यहाँ पे देखिए जो 32 kV है वो डेल्टा कनेक्टेड है और जो 110 kV है वो स्टार कनेक्टेड है। अब देखिए ये थ्री फेज ट्रांसफार्मर है, तो इसकी जो रेटिंग दी है वो है 110 MVA और दोनों ट्रांसफार्मर के लिए लिखा है, तो इसका मतलब इसकी भी रेटिंग कितनी है, 110 MVA का ट्रांसफार्मर है। अब ये 32 बाई 110 kV है, ठीक है। अब ये कैसे डिसाइड करेंगे कि इस ट्रांसफार्मर के इधर 110 लिखेंगे या इधर 32 लिखेंगे, तो ये डिसाइड करेगा जनरेटर का वोल्टेज। तो देखिए जनरेटर साइड में जो वोल्टेज है वो 33 kV है, इसका मतलब ये 32 वाला इस साइड के ट्रांसफार्मर को होगा, इसका मतलब ये 32 kV बाई इधर आ जाएगा 110 kV और ये साइड क्या है आपका, ये 32 kV वाला डेल्टा में है, तो ये आपका डेल्टा में है और ये आपका स्टार में है। अब देखिए जो ट्रांसफार्मर 2 है, तो अब ये कैसे डिसाइड करेंगे कि इधर 32 होगा या इधर 110 होगा, तो उसके पहले जाइए, तो उसके पहले देखिए 110 वोल्टेज है, इसका मतलब इस साइड में 110 kV आएगा और जो कि स्टार में होगा, और इस साइड में 32 kV आएगा जो कि डेल्टा में होगा, ठीक है। अब देखिए उसके बाद से क्वेश्चन में क्या कहता है कि द लाइन हैज ए रिएक्टेंस ऑफ 50 ओम। तो ये हमारी ट्रांसमिशन लाइन है, ये जिसका रिएक्टेंस कितना दिया है, 50 ओम दिया है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि सेलेक्टिंग द जनरेटर रेटिंग एज ए बेस क्वांटिटीज इन द जनरेटर सर्किट, ठीक है। तो जनरेटर की जो बेस क्वांटिटीज हैं, जनरेटर की जो रेटिंग्स हैं, अब जनरेटर की रेटिंग करने का मतलब है कि जो उसका बेस पावर है और उसका जो वोल्टेज है, रेटेड वोल्टेज और रेटेड पावर, उसको हमको क्या कंसिडर करना है, बेस क्वांटिटीज कंसिडर करना है ऑन द जनरेटर साइड। तो यहाँ पे जनरेटर साइड पे जो हमको बेस पावर दिया है वो जनरेटर के रेटिंग को ही कंसिडर करना है, दैट इज 100 MVA, ठीक है। और जो बेस वोल्टेज दिया है वो जनरेटर का ही रेटेड वोल्टेज है, दैट इज 33 kV। तो ये तो दिया है, और फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन में, डिटरमाइन द बेस क्वांटिटीज इन अदर पार्ट ऑफ द पावर सिस्टम एंड इवेलुएट करस्पॉन्डिंग पर यूनिट वैल्यू। तो इस रिफरेंस के बेस पे अदर साइड के
हमको बेस क्वांटिटीज कैलकुलेट करनी है, मतलब ये ट्रांसफार्मर का, ट्रांसमिशन लाइन का, फिर मोटर्स का, और उनकी पर यूनिट वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो चलिए इसको हम वन बाय वन फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे डायग्राम ऑलरेडी बना रखा है, ठीक है, यहाँ पे। तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ये जो ट्रांसफार्मर है इसको मैं दो पार्ट में ऐसे सेपरेट कर ले रहा हूँ। जो ट्रांसफार्मर है ऐसे इसको दो पार्ट में सेपरेट कर ले रहा हूँ। ऐसे मैं एक लाइन खींच रहा हूँ, ठीक है, ऐसे एक लाइन। तो ये देखिए इससे क्या फायदा होगा उसको समझते हैं। देखिए अब इस साइड में हमको दिया है जो बेस पावर है, वो जनरेटर की रेटिंग है दैट इज 100 MVA, ठीक है, और यहाँ पे बेस वोल्टेज कितना दिया है, 33 kV दिया है, 33 kV दिया है। तो इस साइड में हमको पता है कि ट्रांसफार्मर का जो इनपुट VA होता है वो आउटपुट VA के बराबर होता है। अगर ट्रांसफार्मर को हम आइडियल कंसिडर करें तो इनपुट पावर इक्वल टू आउटपुट पावर होगा। तो इसलिए जो यहाँ पे न्यू बेस MVA हो जाएगा वो भी कितना हो जाएगा, 100 MVA हो जाएगा। सिमिलरली इस साइड में भी ट्रांसफार्मर के इसके लिए इनपुट है 100 MVA, तो इसका भी आउटपुट यहाँ पे न्यू MVA पावर कितना हो जाएगा, 100 MVA हो जाएगा, 100 MVA हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे न्यू बेस वोल्टेज 33 kV है। तो इस सेक्शन के लिए ये वाला जो मैंने यहाँ पे ग्रीन लाइन बनाई है, इसके लिए हम VV न्यू निकालें। तो मैंने बताया था कि जिस साइड का निकालना है उस साइड का लाइन वोल्टेज, तो यहाँ पे देखिए लाइन वोल्टेज कितना है, 110 डिवाइडेड बाई अदर साइड का जो वोल्टेज है 32 इंटू जो गिवन बेस वोल्टेज है वो कितना है, 33 है। गिवन बेस वोल्टेज 33 है। तो उस हिसाब से इसको अगर आप सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू आपकी कितनी आएगी, यहाँ से देखिए VV न्यू की जो वैल्यू आएगी जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 113.43 kV, 113.43 kV। तो हमने ट्रांसफार्मर के लाइन साइड में कितनी पर यूनिट ये न्यू बेस वोल्टेज कितना आएगा इसको हमने फाइंड आउट कर लिया है। सिमिलरली हम इस साइड का भी बेस वोल्टेज फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज के लिए इस साइड VV डैश न्यू है, न्यू बेस वोल्टेज। तो इस साइड में देखिए तो लाइन वोल्टेज कितना है, 32 kV है। तो 32 kV डिवाइडेड बाई अदर साइड का लाइन वोल्टेज 110 इंटू ये जो न्यू बेस वोल्टेज होगा अदर साइड का उसको लिख लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 113.43 हो जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे VV डैश न्यू को, तो जो इसकी वैल्यू आएगी 33 kV आएगी। तो इसकी जो वैल्यू आएगी आपकी 33 kV आएगी, 33 kV। तो हमने यहाँ पे क्या क्या अब तक फाइंड आउट किया है, तो हर तीनों सेक्शन के हमने बेस पावर पता कर लिए कि कितनी बेस पावर है, और तीनों साइड का कितना बेस वोल्टेज है, तीनों साइड का कितना बेस वोल्टेज हमने फाइंड आउट कर लिया। तो अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन हर एक साइड का पैरामीटर पर यूनिट में कैलकुलेट करेंगे। तो अभी जनरेटर साइड में XG न्यू फाइंड आउट करेंगे जो कि एक सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस है। तो यहाँ से देखिए तो XG ओल्ड की वैल्यू यहाँ पे 0.15 पर यूनिट है। यहाँ पे देखिए तो जनरेटर की जो पर यूनिट वैल्यू है यहाँ पे 0.15 पर यूनिट है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0.1 पर यूनिट इंटू एस न्यू ये 100 है, तो 100 बाई एस ओल्ड कितना है, 100, 100, और वोल्टेज कितना है 33, ओल्ड भी 33 और न्यू भी 33 है, तो 33/33 होल स्क्वायर करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.15 पर यूनिट आ जाएगी। यहाँ से जनरेटर का जो न्यू पर यूनिट वैल्यू आया वो कितना आया, एट न्यू बेस पे 0.15 पर यूनिट आया। तो यहाँ से ये जनरेटर की न्यू पर यूनिट वैल्यू कितनी आ गई, 0.15 पर यूनिट आ गई। अब सिमिलरली हम क्या करेंगे, इस ट्रांसफार्मर जो ये सपोज के लिए ट्रांसफार्मर T1 है और ये ट्रांसफार्मर T2 है, तो ट्रांसफार्मर T1 की पर यूनिट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए इसके लिए हम लिखेंगे XT1 पर यूनिट न्यू, मतलब जो ट्रांसफार्मर है उसकी जो न्यू पर यूनिट वैल्यू होगी। तो देखिए इसका पर यूनिट वैल्यू ओल्ड में 0.08 दिया है, तो 0.08 इंटू
इंटू ओल्ड बेस वोल्टेज इस साइड पे देखिए तो कितना है 110 है, यहाँ पे 110 डिवाइडेड बाई न्यू बेस वोल्टेज 113.43 113.43 होल स्क्वायर, फिर इंटू इंटू एस ओल्ड कितना है इसका, देखिए 110 MVA है 110 अपन एस न्यू कितना है 100, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, ट्रांसफार्मर का पर यूनिट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ से ट्रांसफार्मर T1 का जो न्यू पर यूनिट वैल्यू आ जाएगा, इसको जब आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.06838, 0.06838 पर यूनिट। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, ट्रांसफार्मर की पर यूनिट वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अभी हमको लाइन की भी पर यूनिट वैल्यू फाइंड आउट करना है, लाइन का भी पर यूनिट वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखिए लाइन की पर यूनिट वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो मैं लाइन का यहीं पे बना दे रहा हूँ, थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर ले रहा हूँ तो दैट मैं यहाँ पे लाइन की पर यूनिट वैल्यू लिख सकूँ। तो देखिए ये हमारा लाइन है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जो लाइन की पर यूनिट वैल्यू होगी वो होगा लाइन का रिएक्टेंस जो गिवन है अपॉन जेड बेस ऑफ लाइन। तो इसका मतलब ये तो हमको पता है कि ये 50 ओम दिया है, यहाँ पे लाइन का जो पर यूनिट रिएक्टेंस है वो एक्चुअल रिएक्टेंस 50 ओम दिया है, बट हमको बेस रिएक्टेंस लाइन का नहीं पता है। तो यहाँ पे हमको न्यू बेस पावर पता है और बेस वोल्टेज पता है, तो हम जेड बेस ऑफ लाइन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लाइन वोल्टेज क्या हो जाएगा, VLB न्यू होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई SP न्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए VLB की वैल्यू कितनी है 113.43 और ये केवी में है, तो यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगा, और MVA कितना है 100 है, ठीक है 100 है। तो अब हम क्या करेंगे, एक्स लाइन पर यूनिट बराबर इसमें ये वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 50 बाई, और जब यहाँ पे इसको लिख लेंगे 113.43 होल स्क्वायर, और ये 100 क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 50 इंटू 100 और डिवाइड बाय कितना है 113.43 होल स्क्वायर। तो इसकी जो वैल्यू आएगी पर यूनिट में, एक्स लाइन पर यूनिट में इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.3886 आ जाएगी, ठीक है 0.3886 पर यूनिट लाइन की जो पर यूनिट वैल्यू होगी वो आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, लाइन साइड की पर यूनिट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब आपका बचा कहाँ पे, तो लाइन साइड की हमने पर यूनिट वैल्यू ये भी हमको फाइंड आउट कर लिया। अभी ये ट्रांसफार्मर T2 का पर यूनिट बताना है, न्यू XT2 न्यू। तो देखिए XT2 न्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे देखिए तो इसका जो ओल्ड पर यूनिट वैल्यू दिया है इम्पिडेंस वो है 0.08 इंटू 0.08, और जो ओल्ड बेस वोल्टेज है यहाँ पे देखिए तो 32 kV है, ठीक है। तो यहाँ पे 32 लिखेंगे डिवाइडेड बाई जो न्यू बेस वोल्टेज है वो कितना है 33 होल स्क्वायर इंटू एस न्यू कितना है 100 डिवाइडेड बाई एस ओल्ड, इस ट्रांसफार्मर का रेटिंग कितना है 110 है। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी ट्रांसफार्मर T2 की, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.06838 पर यूनिट। तो जो T1 की जो पर यूनिट वैल्यू आई तो सेम ट्रांसफार्मर T2 की भी सेम पर यूनिट वैल्यू आएगी। तो ये हमारा ट्रांसफार्मर T2 का पर यूनिट वैल्यू होगा। अब हम क्या करेंगे, मोटर का बचा है, मोटर को कैलकुलेट करेंगे पर यूनिट वैल्यू। तो यहाँ पे अब मोटर की पर यूनिट वैल्यू वन बाय वन हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मोटर वन की जो न्यू पर यूनिट वैल्यू हो जाएगी, एक्स मोटर वन की न्यू पर यूनिट वैल्यू
तो यहाँ पे देखिए तो इसका ओल्ड पर यूनिट वैल्यू ऑफ रिएक्टेंस 0.2 है, तो न्यू बेस पावर यहाँ पे देखिए 100 है, और मोटर का जो रेटिंग दिया है दैट इज ओल्ड बेस वो 30 दिया है, इनटू केवी ओल्ड दैट इज 30, और केवी न्यू यहाँ पे देखिए तो 33 है, यहाँ पे 33 का होल स्क्वायर हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी जो पर यूनिट वैल्यू आएगी वो आएगी 0.5509 पर यूनिट। तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आएगी एक्स एम वन न्यू की वो आएगी 0.5509, 0.5509 पर यूनिट आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, मोटर की पर यूनिट वैल्यू तीनों की सिमिलरली हम क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मोटर टू की भी पर यूनिट वैल्यू निकाल लेते हैं, एक मिनट। तो यहाँ पे देखिए मोटर टू की पर यूनिट वैल्यू क्या होगी, उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। थोड़ा मैं इसको छोटा कर ले रहा हूँ। यहाँ पे मोटर टू की जो पर यूनिट वैल्यू हो जाएगी एक्स मोटर टू न्यू इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे इसकी पर यूनिट वैल्यू 0.2 है, और न्यू पावर 100 है, और इसका जो बेस पावर है वो 20 दिया है, तो यहाँ पे 20 हो गया, इनटू केवी ओल्ड 30 है, डिवाइडेड बाई केवी न्यू 33 है, होल स्क्वायर। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो न्यू पर यूनिट आ जाएगा मोटर का, वो वैल्यू आएगा 0.826 पर यूनिट, 0.826 पर यूनिट आ जाएगा। तो ये हो गया आपका मोटर टू का न्यू पर यूनिट रिएक्टेंस ऑन न्यू बेस। ठीक है, अब मोटर थ्री बचा है, लास्ट है, तो यहाँ से मोटर थ्री का जो न्यू पर यूनिट वैल्यू होगा उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसका तो ओल्ड पर यूनिट 0.2 है, और उस न्यू बेस पावर 100 MVA आई है, और इसका जो बेस पावर है वो 50 दिया है, बेस पावर 50 दिया है, और यहाँ पे देखिए तो बेस वोल्टेज इसका 30 kV है, डिवाइडेड बाई जो न्यू बेस वोल्टेज आया है 33 का होल स्क्वायर है। तो यहाँ से मोटर थ्री का जो न्यू पर यूनिट वैल्यू आएगा उसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.3305, 0.3305 पर यूनिट। ठीक है, तो इस तरह से हमने हर एलिमेंट का हमने पर यूनिट वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब बारी आती है रिएक्टेंस डायग्राम बनाने की। ठीक है, तो चलिए अब रिएक्टेंस डायग्राम भी बना लेते हैं। ठीक है, रिएक्टेंस डायग्राम बना लेते हैं। तो देखिए रिएक्टेंस डायग्राम में कुछ नहीं है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे जनरेटर है, तो इसका मतलब यहाँ पे जनरेटर का रिएक्टेंस होगा और जनरेटर का ईएमएफ होगा। तो सपोज करिए ये जनरेटर आपका है, तो यहाँ का वोल्टेज मैं मान ले रहा हूँ ईजी। अब जब जनरेटर का न्यू रिएक्टेंस कितना है, यहाँ पे देखिए जनरेटर का जो न्यू रिएक्टेंस आया है यहाँ पे 0.15 पर यूनिट आया है, तो ये कितना हो जाएगा, जे 0.15 पर यूनिट। अब ये देखिए ये जनरेटर जो है यहाँ ट्रांसफार्मर से कनेक्टेड है, तो इसका मतलब इसके बाद से ये क्या होगा, ट्रांसफार्मर T1 से कनेक्टेड होगा। ये ट्रांसफार्मर T1 है, और इसकी जो पर यूनिट वैल्यू है यहाँ पे देखिए तो 0.06838 पर यूनिट है, ये 0.06838, ठीक है, पर यूनिट आई है। इसके बाद से देखिए तो यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन आएगा। ठीक है, तो ये आपका लाइन हो गया, लाइन का रिएक्टेंस। तो लाइन का रिएक्टेंस देखिए यहाँ पे ऑलरेडी फाइंड आउट करके रखे हैं हमने, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी जे 0.3886 पर यूनिट आएगा। फिर इसके बाद से ट्रांसफार्मर आपका T2 है ये, तो T2 की भी वैल्यू सेम आई है जैसा कि T1 में आया था। तो यहाँ पे देख लीजिए 0.06838, 0.06838 पर यूनिट आया। अब ये जो ट्रांसफार्मर T2 है ये जाकर के एक बस से कनेक्टेड है, और यहाँ से तीन मोटर हैं, मोटर M1, M2 और M3। ठीक है, तो इनकी वैल्यू देख लीजिए M1, M2, M3 की। तो यहाँ पे हमने जो XM1 है 0.550, तो ये XM1 है, ये XM1 है, और ये क्या है XM2 है, और ये XM3 है। इनकी जो वैल्यू है ये यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ये J 0.5509
और इसकी जो वैल्यू आई है मोटर 2 की 0.826 पर यूनिट जे में, और ये कितना आया जे 0.3305 0.3305 पर यूनिट आया है। ठीक है, अब मोटर है तो इनका कुछ अपना ईएमएफ भी होगा। ठीक है, मोटर है तो इनका एमएमएफ होगा, तो ये मान लीजिए EM1 है, ये EM2 है, और ये EM3 है, और ये बैलेंस सिस्टम है तो इनका एक पार्ट, एक सिरा जो होगा वो ग्राउंडेड होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, रिएक्टेंस डायग्राम बनाएंगे। तो देखिए ओवरऑल मैंने इस सर्किट में कैसे हमने पर यूनिट वैल्यू फाइंड आउट की और कैसे रिएक्टेंस डायग्राम बनाते हैं, इस क्वेश्चन के माध्यम से आप इजीली समझ सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें। थैंक यू।